बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज हमारे पास बेशुमार मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है और आपको मालूम है कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैं हमेशा दावत देता हूँ इंतहाई सीनियर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुतहरिक सहाफ़ी TM जान साहब को। आज सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है TM जान साहब से वही है कि ताजिकिस्तान के सदर जो पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने इस मौके पर हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और बेशुमार मुआहिदात पर दस्तखत किए। हम पूछते हैं कि ये दौरा ताज मोहम्मद जान साहब किस नज़र से देखते हैं? जी ताज साहब। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ताजिक सदर का ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान भी तरक्की पज़ीर मुल्क है और ताजिकिस्तान जो है वो भी तरक्की पज़ीर ममालिक में शुमार होता है। तो दोनों ममालिक को ज़रूरत है कि ये बाहमी जो ना तजारत, मईशत, ज़राअत और दीगर शोबे जो हैं उनमें बाहमी तामन जो है ना वो करें और दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं उनकी ये ज़रूरत है कि उन्हें पायदार तरक्की की ऐसी बुनियाद फराहम की जाए कि वो आगे चल के उनकी बेरोज़गारी और ये गुर्बत जो है ये ख़त्म हो सके। तो इस हवाले से अभी तक कोई मुआहिदा सामने नहीं आया जिस पर इन्होंने दस्तखत किए हों, लेकिन बहुत सारे शोबे हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो ताजिक सदर हैं इनके माबैन मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले माह साल में दोनों मुल्क एक दूसरे के तजर्बात से भी फ़ायदा उठाएँगे और मुख्तलिफ़ शोबे जो हैं जिसमें ज़राअत है, सनत है, तजारत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे और अपनी तामीर और तरक्की को एक नई जहत जो ना देंगे। तो इस हवाले से ये दौरा ताजिक सदर का जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है और इसे बड़ी तहसीन की नज़रों से देखा जा रहा है। गुड। अच्छा ताज साहब, मुझे ये बताएं, हमारे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं आपके मुल्क में, जिस तेज़ी के साथ हालात तब्दील भी हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का जो कहा हुआ था यहाँ पे रावलपिंडी के जलसे में कहा था कि हम लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और धरना नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट अमल होगा वो है असम्बलियों से निकल जाना। और अब उन्होंने कहा है कि मैं लाहौर में लिबर्टी चौक से जहाँ से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था वहाँ पे वो जलसा मुनक़्क़द करके मैं असम्बलियाँ जो वो तोड़ने जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन है कि आया कि आप मुझे ये बता दें कि वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने में संजीदा है या अभी भी वो सिर्फ हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए? इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी चौधरी साहब, मुझसे ज़्यादा आप बाखबर हैं। आप जानते होंगे कि ये इस तरह की जो ना हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे एक टैक्टिक्स कह लें या एक टूल कह लें कि मैंने ये कर देना है, एहतजाज करना है, ये सिर्फ जो ना इससे भी काम चल जाता है बाज़ दफ़ा। लेकिन जहाँ तक ये आपने स्पेसिफ़िक इमरान खान के हवाले से सवाल किया है, तो उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च जब शुरू किया था तो उनका मुतालबा था कि असम्बलियाँ जो ना तोड़ दी जाएँ। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे इलेक्शन में आएँ। वो फिर दरमियान में उन पर हमला हुआ और वो कुछ दिनों के लिए जो ना वो मंज़र से हट गए थे। हटे तो खैर नहीं थे, स्क्रीन पे आते रहे, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहे थे। तो फिर इसका जो ना आखिरी जो जलसा था हकीकी आज़ादी मार्च का रावलपिंडी में, उसमें इमरान खान ने ऐलान किया था कि हम जो है ना अपने इत्तेहादियों से, अपने जो लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मशवरा करेंगे, मुशावरत के बाद फिर हम फैसला करेंगे असम्बलियों से बाहर जाने का। ठीक है। उससे पहले मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था। ज़्यादा बेहतर होता कि वो पहले होमवर्क करते, उसके बाद कोई ऐलान करते। नहीं, अब क्या समझते हैं कि अब होमवर्क मुकम्मल है उनका? जी, अब उन्होंने किया ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने परवेज़ लाई है पंजाब में और इनके साथ और अपने जो इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बैठ के यहाँ पे आपको ये आपकी बात करता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। परवेज़ लाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है। नहीं, वो शुरू दिन से कह रहे हैं। अच्छा। उन्होंने इमरान खान साहब से भी ये इस बात का इज़हार किया। आपकी जो बात है उसमें इतनी हद तक सदाकत है कि उन्होंने इमरान खान से भी कहा है कि हमें जो ना आप जब हुक्म करेंगे असम्बलियाँ मैं तोड़ दूँगा, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं। अच्छा। लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था, तजवीज़ दी थी कि इन असम्बलियों को चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद इसको काफ़ी दिन हो गए हैं। इसके बाद फिर उनका जो आपस में बैठक हुई है उसमें फिर इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि लिबर्टी चौक जो है
17 तारीख को, ये आने वाली जो 17 तारीख है परसों, उसमें वो एक तो वहाँ पे इजलास ना सिर्फ ये मरकज़ी क़यादत जो है लिबर्टी चौक में करेगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इस तरह की एहतजाजी रैलियाँ करेंगे। और उस रैली में इमरान खान साहब का कहना है कि वो इनको असम्बलियों को तोड़ने की तारीख देंगे। अब वो उसी ऑन स्पॉट जो है परवेज़ इलाही साहब से कहेंगे कि जी आप ऐलान करें असम्बलियाँ तोड़ने का, या अगले 1-2 दिन में 18 तारीख को, 19 को या 20 को, लेकिन 20 से पहले असम्बलियाँ तहलील। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस दफ़ा उन्होंने ऐलान कर देना है। ये नहीं है आपके कोई वो डरा रहे हैं। नहीं, वो ताज साहब ठीक है, हाँ। आपकी बात में मैं फिर दोबारा आपकी कता कलामी कर गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप असम्बलियों की तहलील पे ही क्यों बजीद हैं? आप निज़ाम के अंदर रह कर, मेरा मतलब है कि निज़ाम की तब्दीली की क्यों नहीं बात करते? नो डाउट इस वक्त आपके मुल्क में इलेक्शन ज़रूरत है, होनी चाहिए। के अंदर ऐसे उनको कोई दाखिल होना ही नहीं दे रहा। ये हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो जो ना कहते हैं नहीं जी हम दाएँ बाएँ तो चलो मामलात हैं, बातें हैं या इश्यूज़ हैं उन पे बात करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के मामले पे हम कोई जो है ना आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जबकि इस वक्त मुल्क को इलेक्शन की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा है इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया था, उसमें देखें खैबर से कराची तक लोग कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले, तो वो इमरान खान के बयानिए के साथ हैं। अब जो है ना अवाम ये चाहते हैं, इमरान खान के साथ मिलके ये चाहते हैं कि मुल्क में नए इलेक्शन हों, उन इलेक्शन के नतीजे में जो असम्बली मार्ज वजूद में आए वो फिर हुकूमती मामलात चलाए और इस तरह जो ना आगे बढ़े। अच्छा टीएम जान साहब, गुजारिश ये है आपसे कि आज कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त पर जो है वो समाअत जो है वो हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो तरमीम हुई है इसमें नैब के कानून में ये बड़ी जल्दबाजी में की गई है। इस बारे में थोड़ी सी आप मुझे हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ये असल हकीकत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जो है वो कहा है? जी चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है नैब कानून में जो तरमीम की है इस हुकूमत ने। अब इसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदयाल, उन्होंने और 3 रुकनी बेंच में शामिल एक जस्टिस मंसूर, इजाजुल हसन, तीनों जस्टिस साहिबान ने बड़े अच्छे तरीके से बखिए उधेड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं, उन्होंने होने वाली जो तरमीम है, नैब में होने वाली तरमीम, उसके बखिए उधेड़े और उन्होंने कहा कि ये तरमीम एक ऐसी असम्बली ने की है जो अधूरी है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अधूरी नहीं है, बल्कि इसमें निस्ब से भी कम लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, अक्सरियत नहीं है इसमें, अक्सरियत नहीं है। जी जी। तो साथ उन्होंने एक ये सवाल भी उठाया है कि ऐसी जो अधूरी असम्बली है, उससे भी कम असम्बली, उसकी कानून साजी की हैसियत क्या है, इस पर कोई उन्हें कानूनी नुक्ता नहीं मिला है। खैर ये अभी ज़ेर समाअत है मामला, आगे कोई बहस करेंगे, ज़ाहिर है वकील सफाई हैं, मुद्दई जो हैं उनके, और पता चलेगा कि इसका हतमी जो आखिरी नतीजा है वो क्या है। लेकिन ये है कि उन्होंने फिर बीच में ये भी कहा है कि किसी सूबे का, पंजाब का या किसी भी सूबे का आईजी है या कोई और ब्यूरोक्रेट है, वो 5 महीने के बाद तब्दील हो जाता है। ये उन्होंने बात इतनी की है, लेकिन बैन सतूर इसमें एक मैसेज है कि जब ब्यूरोक्रेसी या पुलिस के चीफ जो है वो 5 माह के बाद तब्दील हो जाते हैं, तो हमारी जो सियासत है, सियासी बंदोबस्त है, सियासी जमातें हैं, उन पे जो ना नस्ल दर नस्ल जो ना एक ही ख़ानदान जो ना राइज अपनी हुकूमत जो ना उसकी राइज है, और वो फैमिली लिमिटेड कंपनी की तरह जो ना इनको सियासी जमातों को चला रहे हैं। जी जी। और ज़ाहिर है उनके अपने मुफाद, 4 बंदे 2 बंदे जो हेड है पार्टी का, वो जो कुछ कहता है, बाकी उसके नीचे जितने भी MPA MNA उसके साथ जो भी ओहदेदार होते हैं वो सारे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। किसी में जुर्रत नहीं होती है कि वो उसकी मुखालफत कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है। तो ये कोई थोड़ा सा जो ना हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हमारी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इस अजारादारी से बाहर निकलें और मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है ना वो पनप सके।
جی طاہر صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ کی جو ہے سماعت اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اس میں آپ کے جو موجودہ حکومت ہے، وفاقی حکومت، اس کے وزراء صادق ایاز اور دوسرے جو وزیر اعظم نذیر تارڑ وغیرہ، یہ صدر مملکت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسمبلیوں کو بچا لیا جائے اور جو اسمبلیاں اس وقت کام کر رہی ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے اور مقررہ تاریخ مدت تک جو ہے انتخابات جو مقرر ہیں وہیں پہ انتخابات ہونے چاہیے. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب نے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، دوسری طرف صدر مملکت سے ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس سب سینیریو کے پیچھے آپ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، پہلے تو ایک چیز جو ہے نا وہ واضح ہونی چاہیے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر مملکت جو ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. اس نے ریاست کا جو سربراہ ہے اس کے طور پہ اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں ڈاکٹر عارف محمود علوی جو ہے نا وہ بڑے بااحسن طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو معاملہ ہے، یہ شروع دن سے جو نا جب سے عمران خان نے مطالبہ فلوٹ کیا ہے کہ بھئی اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن ہونے چاہیے، حکومت اس چیز کی مخالف ہے. عمران خان جو ہے اسی پہ سارا زور دے رہے ہیں. جی. اب وہ 17 تاریخ کو اعلان کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت جو ہے اس کے وزراء صدر عارف محمود علوی صاحب سے بھی ملے ہیں اور بیک ڈور جو رابطے عمران خان تک بھی، اندر کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان تک بھی ان کے رابطے جو ہے نا وہ ہیں کہ وہ کسی طرح ان کو منا لیں کہ اسمبلیوں کو نہ توڑا جائے. جی. اب ان کی غالباً 1 سال مدت رہ گئی ہے، تو یہ مدت ان کو پوری کرنے دی جائے. 1 سال سے بھی کم رہ گئی، 6 مہینے رہ گئے ہیں. ہاں بس اتنا ہی ہے، سال سے بھی کم ہے. تو ان کی کوشش یہ حد الوسع کوشش ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور یہ چلتی رہیں اور اس کے بعد یہ اسمبلیاں پوری ہوں، اس کے بعد جو حکومت آئے وہ پھر نئے الیکشن میں جو ہے نا اعلان کرے اور الیکشن میں جائے. پی ایم جان صاحب، میرا آپ سے سیکنڈ کوشچن ہے، اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا مختصر میں آپ سے سوال کروں گا. کل دیکھا ہے آپ نے کہ ایک پروگرام اناؤنس ہوا ہے، یوتھ پروگرام، پی ایم یوتھ پروگرام. تو اس میں وہ بچوں لوگ طالب علموں کو لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں اور نوجوانوں کو 5 لاکھ روپے تک قرضہ جو ہے بلا سود دینے کا بھی انہوں نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 5 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں بھی دیں گے. اس پروگرام کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جی، بڑا اچھا پروگرام ہے یہ. اس پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، گزشتہ حکومت ہے، اس دور میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا. 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہیں اور اس کے علاوہ 5 لاکھ تک قرضے ہیں نوجوانوں کے. بالکل. جو سب اس ملک کے نوجوان جو ہے نا سب سے نگلیکٹڈ جو ہے نا ایک پورشن ہے کہ حکومت جو ہے، جو حکومت میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ میری حکومت کسی طرح یہ چلتی رہے اور پرولانگ ہو. اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اس حکومت کو گرائے اور بائی ہک اور کروک جو بھی ہے، وہ چاہے الیکشن ہو یا جس طرح بھی سلیکشن ہو، الیکشن ہو، وہ حکومت میں آئے. یہ کھینچا تانی جو ہے نا حکومت کی اور اپوزیشن کی ہے، اس میں ساری سیاسی پارٹیاں شامل ہیں. ان کی کھینچا تانی میں سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں ملک کے عوام. جس طرح یہ آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، نوجوان ہیں، اسی طرح بزرگ شہری، بوڑھے، بچے ہیں، گھریلو خواتین ہیں. مہنگائی جو ہے وہ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو ان حالات میں اگر یہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے لیپ ٹاپ اور 5 لاکھ روپے تک قرضے، تو اس میں کیا یہ اچھا ہے کہ یہ اس کو کچھ سمپل کریں. اتنا مشکل ہوتا ہے. اب قرضے جیسے آپ نے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ حکومت نے اعلان کیا جی کہ 5 لاکھ روپے تک قرضہ دے گی، بلا سود دے گی، بلا سود دے گی. اب مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے تجربات جو نا ہو چکے ہیں، تجربے سے ہم گزرے ہیں، ہمارے دائیں بائیں کئی لوگ جو ہیں. ایسا مشکل طریقہ کار ہے اور ایسی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ وہ بندہ پوری نہیں کر سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ قرضے کے لیے اپلائی نہیں کرتا، وہ کہتا جی رہنے دیں، مجھے یہ قرضہ نہیں چاہیے. تو اس طرح کا اگر کوئی کام کرنا ہے تو پھر تو نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. باقی لیپ ٹاپ والی بات ہے، 1 لاکھ لیپ ٹاپ انہوں نے تقسیم کرنے ہیں، پہلے بھی تقسیم ہوئے ہیں. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں انا منڈے ریوڑیاں موڑ اپنے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اگر یہ تقسیم کرنے ہیں تو میرٹ پہ آپ اس میں دیکھیں کن بچوں کو ضرورت ہے اور صحیح ضرورت مند. اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی وابستگی کسی پارٹی سے ہے، کس پارٹی سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس علاقے سے ہے. ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر بلا تفریق
उनको दी जाए नहीं, नहीं। तब तो इसका फ़ायदा है, वरना फिर वही बात है कि वो अन्ना वनडे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ अपने। ताज साहब बहुत शुक्रिया हमारा, आप चूँकि पता है आपको टाइम बड़ा कम होता है, बस आखिरी मुझे एक सवाल का आप जवाब देते और कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब आप मुख्तसर ही दें। सलामती कौंसल में बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए सलामती कौंसल पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए संगीन मजालम का नोटिस ले। तो मुझे आप ये बताएं कि सलामती कौंसल कब नोटिस लेगी और क्यों नोटिस नहीं लेती सलामती कौंसल मकबूजा कश्मीर में जो बढ़ते हुए मजालम है और इंडिया का जो वहाँ पर जुल्म सितम है, ये कब ख़त्म होगा? जो साहब, सलामती कौंसल, मैं तो ये कहूँगा जी कि एक हमारे हवाले से सफ़ेद घोड़ा है कि उसमें उसकी अपनी पास करदा करारदादें जो है इस्तिस्वाब राय कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक जो है वो इतने अरसे से पड़ी हुई हैं, उन फाइलों पर गर्द पड़ी हुई है, वो अभी तक उधर ही दबी हुई है। सलामती कौंसल उस पर कोई वो अमल दरामद नहीं करवा रहा। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी लीडरशिप नहीं है जो सलामती कौंसल को और इस चीज़ पे मजबूर कर सके कि उसने ख़ुद जो करारदादें मंजूर की हैं उन पर अमल दरामद करे और उस पर दबाव डालने के लिए सलामती कौंसल पर वो बाकी दुनिया को, जो आलमी लीडर बने हुए जमहूरियत के और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बने हुए हैं इस वक्त, उनको अपने साथ मिलाए, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ हम आहंग करके इस इदारे पर दबाव डाले और उन्हें मजबूर करे कि ये जो इस्तिस्वाब राय है कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक है, ये उन्हें दिया जाए। बजाय इसके इंडिया, आप देखें पिछले 1.5-2 साल से बल्कि 2.5 साल से कश्मीरी अवाम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसालें कायम हुई हैं, वो उन पर किसी को लब कुशाई की जो ना जुर्रत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। तो अब बिलावल भुट्टो जो ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि सलामती कौंसिल इन करारदादों पर अमल करवाए, वो कैसे करवाएगी? आप इसके लिए वफूद भेजें, लोगों को अपना हम नवाब बनाएं, पूरी दुनिया को तरक्की पजीर जो है ना, तरक्की याफ्ता दुनिया जो है उसको अपना हम नवाब बनाएं और वहाँ पे अपना केस ऐसे तरीके से पेश करें ना कि वो इस पर मजबूर हो के आपकी वो जो करारदादें मंजूर शुदा हैं उन पर वो अमल करें। बिल्कुल के सवाल जवाब दिए। स्पेशली आपने सलामती कौंसल का जो जिक्र आपने किया है कि उसको चाहिए कि वो जो करारदादें मंजूर हो चुकी हैं उनको सामने रख कर मसला कश्मीर जो है ना उसके ऊपर आज़ाद करवाए और वहाँ पे जो जुल्म सितम इस वक्त कश्मीरियों पे इंडिया ढा रहा है उसको बंद किया जाए। बाकी आपने ताजिकिस्तान का दौरा भी बताया कि कितना वो हमारे लिए खुशामद है और दीगर वज़ीर का यूथ प्रोग्राम पर। मैं चौधरी साहब आपको यहाँ पे टोकते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बयान दिया है यहाँ पे बैठे हुए, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने दौर में, ये अभी इतना लंबा अरसा नहीं हुआ, साल से कम ही है, उन्होंने आलमी फोरम्स पर जिस तरीके से इस्लाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी नामूस के हवाले से आवाज़ बुलंद की है, उसके साथ उन्होंने कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए भी बड़ी मौसर आवाज़ बुलंद की है। तो उस पर दुनिया ने तवज्जो भी देनी शुरू कर दी थी। तो वो उसी को कंटिन्यू करें, उसी को आगे चलाएँगे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये जो ना इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। बैकडोर डालते इमरान खान का लॉन्ग मार्च, उसके बाद इस्तीफों का मल्ला। अब देखते हैं कि हमारे अगले 2-4 दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। आपने बेशुमार मामला पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में गाए बगाए तशरीफ लाते रहते हैं। नाजरीन, आपने देखा TM जान साहब ने बेशुमार मौज़ूआत के ऊपर जिस तफसील के साथ रोशनी डाली है वो आपने सुनी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान निसार चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।